हेलो नमस्कार। सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान किसे कहते हैं? कभी आपने सोचा सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन में मनुष्य के सामाजिक व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। सोशल बिहेवियर। आखिर ये सामाजिक व्यवहार उत्पन्न कैसे हो जाते हैं? तो उसके लिए सीधा अर्थ है कि मनुष्य सामाजिक क्रियाएं करता है, इस समाज में रहता है, समाज के बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं है। समाज में रहेगा तो क्रियाएं करेगा, क्रियाओं से सामाजिक व्यवहार जनरेट होता है और इन सामाजिक व्यवहारों का अध्ययन ही सामाजिक विज्ञान में किया जाता है। सामाजिक विज्ञान में आपको बहुत सारे विषय पढ़ने होते हैं, जैसे भूगोल पढ़ना होता है, ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी क्या है? कभी आपने सोचा? तो मानव और पर्यावरण के मध्य गणितात्मक संबंध या डायनामिक रिलेशन बिटवीन ह्यूमन एंड एनवायरमेंट इज कॉल्ड जियोग्राफी। तो हम जानेंगे कि मानव कौन है और ये पर्यावरण क्या है, इन दोनों के बीच में संबंध क्या है। अगर आप अपने इनिशियल स्टेज में देखें, प्राचीन काल में चले जाएं, तो आपको देखा होगा कि एनवायरमेंट पूरी तरह से मानव को प्रभावित करता और मानव की औकात नहीं थी कि वो पर्यावरण को प्रभावित करे। मानव का रंग, मानव की भाषा, मानव के बाल, मानव की बॉडी, ये सब कुछ पर्यावरण ही तो डिपेंड करता था, पर्यावरण ही तो इंपैक्ट डालता था। चाइना के लोगों को देखिए, अफ्रीका के लोगों को देखिए, यूरोप के लोगों को देखिए, सबका बॉडी स्ट्रक्चर तक अलग है, घरों का आकार अलग है, घरों का प्रकार अलग है, खाना अलग है। इन पर इंपैक्ट कौन डाल रहा है? यही पर्यावरण ना। लेकिन मनुष्य के पास क्या है? चेतना है, कॉन्शियसनेस है, और यही कॉन्शियसनेस उसे बाकी जानवरों से अलग कर देती है। मनुष्य इसी चेतना या इसी जिज्ञासा के आधार पर अपना विकास किए है और इस समय पूरे विश्व में, इस पूरी धरती पर सबसे बुद्धिमान प्राणी है। वह इस समय इस योग्य हो गया है कि वह पर्यावरण में भी परिवर्तन ला सकता है। तो वो समय जब मनुष्य ने पर्यावरण को परिवर्तित करना प्रारंभ कर दिया, उसको प्रभावित करना प्रारंभ कर दिया, उसको एंथ्रोपोजेनिक एज कहा जाता है। तो आइए इस पर्यावरण के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यह पर्यावरण केवल और केवल प्रकृति के द्वारा नहीं बनाया जाता, पर्यावरण मानव के द्वारा भी निर्मित होता है, पर्यावरण प्रकृति के द्वारा भी निर्मित होता है और मानव के द्वारा भी। आपने सुना होगा, कभी आपका बच्चा कहीं पर पढ़ने जाता है तो कहते हैं, अरे उस जगह का एनवायरमेंट बड़ा अच्छा है, एजुकेशनल एनवायरमेंट है। तो जहां पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जहां पर किताबों की दुकानें हैं, जहां पर पढ़ने वाले ज्यादा लोग हैं, वहां पर एक एनवायरमेंट क्रिएट होता है, एजुकेशनल एनवायरमेंट। आखिर इस एनवायरमेंट का निर्माण किसने किया? हमने ना। तो इसको कहते हैं हम मानव पर्यावरण या ह्यूमन एनवायरमेंट। तो क्या प्रकृति भी पर्यावरण का निर्माण करती है? हाँ, जो भी मेरे चारों तरफ है वही तो पर्यावरण है। तो मेरे चारों तरफ क्या है? आप देखिए, यहां पर एक जलीय पर्यावरण। अगर मैं झील में खड़ा हो जाऊं, सागर में खड़ा हो जाऊं, तो वह इक्वेटिक एनवायरमेंट है। कहीं पर मैं फॉरेस्ट में खड़ा हो जाऊं, कहीं अगर जंगल में खड़ा हो जाऊं, तो वो भी नेचुरल एनवायरमेंट है ना। हम कभी कभी छुट्टियां बिताने के लिए भी प्रकृति की शरण में चले जाते हैं, कहते हैं बड़ा अच्छे एनवायरमेंट में जा रहे हैं, थोड़ा फ्रेशनेस महसूस होगी, प्राकृतिक पर्यावरण। इसी प्रकार से मानव के द्वारा सांस्कृतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण, एजुकेशनल पर्यावरण का फॉर्मेशन किया गया। तो इधर प्रकृति के द्वारा ये फॉरेस्ट का एनवायरमेंट है, जलीय एनवायरमेंट है ना, इन सब का फॉर्मेशन किया गया है। तो आइए इसी टॉपिक को हम आगे पढ़ते हैं, समझते हैं। इस टॉपिक को किस लिए पढ़ना चाहिए ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अगर आप बीपीएससी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये टॉपिक पढ़ना चाहिए, और ये सब लोगों को पढ़ना चाहिए, 1 to 5 वालों को, 6 to 8 वालों को, 9 और 10th वालों को, और 11 12th वालों को।
क्योंकि ये जो टॉपिक है वो केवल जीएस में नहीं आएगा, आपके सब्जेक्ट कंसर्न में तो पूछा ही पूछा जाएगा। इसके अलावा जीएस का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक तरह से कंपोनेंट है, यहां से बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं, है ना। चलिए, इसके अलावा और कौन इसे पढ़ सकता है? अगर आप झारखंड टेट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके पास पेपर फर्स्ट है या आप पेपर सेकंड की तैयारी कर रहे हैं और पेपर सेकंड में आपके पास एसएसटी है या कोई और विषय भी है ना, तो भी आप इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। बहुत ही ज्यादा मजेदार और बहुत ही ज्यादा अंडरस्टैंडिंग वाला टॉपिक है ना। और पेपर फर्स्ट में भी एनवायरमेंट आप लोगों के लिए आता है, तो वो स्टूडेंट भी इस क्लास को ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप उत्तराखंड टेट की तैयारी कर रहे हैं, दोनों पेपर के लिए ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण है, और अगर यूपी टेट की तैयारी भी कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो अगर इनमें से आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस टॉपिक को देख सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस टॉपिक का सोर्स क्या है, यानी इस टॉपिक हमने कहां से उठाया है। तो हमने उठाया है, इसके लिए बेस का काम किया है क्लास 7th की बुक ने। क्लास 7th की बुक है ज्योग्राफी की, और उसका चैप्टर नंबर 1 है, उसका नाम है एनवायरमेंट। तो मैंने एक चैप्टर उठाया एनवायरमेंट, तो ये बेस है। लेकिन आपको यहां पे क्लास 7th के बारे में नहीं बताऊंगा, इसको ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तक लेके जाऊंगा। ये मैंने केवल बेस का काम करने के लिए लिया है कि आप बेस समझ जाए चाहिए, है ना। फिर हम इसमें काफी डीपली एंटर करेंगे, ध्यान रखना। ओके, चलिए तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो आप इस चैप्टर को पढ़ें उससे पहले इसकी पीडीएफ आपको एसएसटी विद राज राणा टेलीग्राम पर मिल जाएगी। वहां पर आप इस पीडीएफ को पढ़े, पढ़ने के बाद एक बार और क्लास लें, उसके बाद देखोगे कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड आपके जितने भी प्रश्न है ना, वो सब गायब हो जाते, छूमंतर हो जाते हैं। तो आज इस चैप्टर के हम धागे खोलेंगे, इस चैप्टर के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे। मैं हूं राज राणा और आप सब हैं मेरे सुपर स्टूडेंट, जो बनेंगे भारत के सुपर फ्यूचर सुपर टीचर। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, पहले हम ये देखते हैं। तो कैसे क्वेश्चन आएंगे कि पर्यावरण व पारिस्थितिकी का जैविक घटक किसे कहते हैं, है ना। क्या पूछ रहा है? वायोटिक कंपोनेंट पूछ रहा है, किसका? एनवायरमेंट का। वायोटिक क्या होता है? वायोटिक का मतलब होता है जैविक। जैविक का मतलब क्या होता है? जीवन, यानी जिसके अंदर जीवन है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। क्या है? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसी को हम क्या कहते हैं? जैविक घटक कहते हैं। अच्छा, आप में से बताओ, आप में से कितने लोग जीवित हैं? क्या जीवित होना, क्या इसकी कोई डेफिनेशन है? हम कैसे पता करते हैं कि हम जीवित हैं, है ना? तो जीवित होने के लिए बहुत सारी चीजें जरूरत होती हैं, जैसे आपके अंदर डीएनए आरएनए होना चाहिए। अगर आपके पास डीएनए आरएनए नहीं है तो आप जीवित नहीं है, माफ कीजिए। दूसरा क्या है? आपका निर्माण सेल से होना चाहिए, कोशिका से। अगर आप कोशिका से निर्मित नहीं है तो माफ कीजिए, आप जीवित तो नहीं है, ठीक है। तीसरा क्या है? आप रिप्रोडक्शन की क्रिया कर सकते हैं, या आप रिप्रोडक्शन से पैदा हुए। तो अब माफ करने की जरूरत नहीं, आप जीवित हैं। आप प्रजनन क्रिया कर सकते हैं या प्रजनन क्रिया के द्वारा पैदा हुए हैं। तो आप, प्रजनन कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। पौधों में अलग प्रकार का प्रजनन होता है ना। मनुष्यों में अलग प्रकार का प्रजनन होता है। तो इनके लिए मैं आपको जनरली बता रहा हूं, बैक्टीरिया में अलग प्रकार का प्रजनन होता है, तो उसकी कह रहा हूं, यानी रिप्रोडक्शन। और कुछ ऐसे भी जीव जंतु हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, जैसे खच्चर, म्यूल। म्यूल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, तो क्या हम उससे ये कहेंगे वो जीवित नहीं है? इसलिए हमने यहां पे बताया है कि केवल रिप्रोडक्शन इज नॉट एनफ। रिप्रोडक्शन के अलावा हम, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, ठीक है ना, लेकिन फिर भी वो जीवित है। इसका मीन्स है कि वो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस से पैदा हुए, है ना। ये ध्यान रखना।
इसके अलावा क्या होगा कि सबसे बड़ी बात होती है जो मैं आपको बता रहा हूं, क्या आप एडॉप्टेशन कर पाते हैं? इसको कहते हैं अनुकूलन। अगर आप अनुकूलन नहीं कर पाते तो माफ कीजिए, आप जीवित तो नहीं है। एडॉप्टेशन मतलब होता है अनुकूलन। जैसी सर्दी आएंगी मोटे मोटे कपड़े आ जाएंगे आपके पास, और सर्दी नहीं होंगी तो आपके पास पतले कपड़े हो जाएंगे। दैट इज द एडॉप्टेशन, है ना। इसके बाद क्या होता है? रेस्पॉन्स। क्या आपके पास रेस्पॉन्स करने की पावर है? क्या आप रेस्पॉन्स करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं? अगर नहीं करते तो माफ कीजिए, आप जीवित नहीं है। तो समाज में होने वाली घटनाओं में आपसे कोई फर्क नहीं पड़ा तो कहते हैं कि इस समाज में तो मुर्दा लोग रहते हैं। कहते हैं ना कि समाज में गलत होता जा रहा है और आपकी कान पे जू नहीं रह रही है, कहते हैं कैसे लोग हैं ये, मुर्दा लोग हैं। रेस्पॉन्स अगर जो क्रिया है वो जीवित लोगों की है, जानदार लोगों की है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की है, तो क्या आप रेस्पॉन्स करते हैं? इसके अलावा जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। क्या है? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, यानी उपापचयन क्रियाएं। तो क्या आप उपापचयन क्रियाएं करते हैं? क्या आपकी बॉडी कुछ रसायनों का निर्माण करती है? हाँ या ना? अगर नहीं करती तो आप माफ कीजिए, जीवित नहीं, है ना। समझना इस बात को। और अगर कुछ रसायनों का नष्ट करती है, ठीक है, क्या आपके जो पदार्थ को तोड़ती है, कम करती है, तो वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में ही आती है, जिसे दो प्रकार का होता है, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक, है ना। उसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। कैटाबॉलिक में हमारे शरीर से कुछ चीजें जा रही हैं, टूट रही हैं। जैसे हम सांस लेते हैं, हमारे अंदर जो ग्लूकोज है वो टूटना शुरू कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन उसमें पानी में, और उससे लॉट ऑफ एनर्जी जनरेट होती है ना। तो वो याद रखना, वो कैटाबॉलिक है। कटना, कैटा से क्या याद रखना? कटना। अगर कोई चीज कट रही है, कोई विखंडित हो रही है, कोई टूट रही है, दैट इज द कैटाबॉलिक एक्टिविटीज। एक होती है एनाबॉलिक, जो कुछ फॉर्म कर रही है। हमारे बॉडी में कुछ भी फॉर्म होता है, कुछ भी बनता है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? एनाबॉलिक एक्टिविटीज। क्या, चलिए, तो जिसके अंदर है ये, वही कहेंगे जैविक घटक। तो बताइए क्या है इसमें कि मृदा क्या जैविक घटक है? नहीं। जल क्या है? जैविक घटक है? नहीं। एयर क्या है? जैविक घटक है? नहीं। वनस्पति क्या है? दैट्स कॉल्ड वेजिटेशन। वेजिटेशन इज द लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि उसके अंदर ये सारी चीजें पाई जाती है। कहते हैं ना, रेस्पॉन्स करते हैं। छुई मुई का टच मी नॉट पेड़ जो होता है, उसे थोड़ी सी उंगली लगाओ, तुरंत क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है। ऐसे करके सिकुड़ जाएगा, रेस्पॉन्स है। और जगदीश चंद्र बसु का नाम सुना है आपने? साइंटिस्ट थे भारत के, है ना। उन्होंने क्रिस्टोग्राफिक यंत्र बनाया था और ये पता किया था कि म्यूजिक का हमारे पेड़ पौधों पर असर पड़ता है। आप पेड़ लगाइए और वहां पे एक संगीत गुनगुनाइए, बड़ा अच्छा संगीत, तो आपको लगेगा वो पेड़ बहुत तेजी से वृद्धि कर रहा है ना। और अगर उसको गालियां देना शुरू कर दो तो पेड़ सूख जाते हैं। बहुत सारी जनजाति इस काम को करती हैं, पेड़ के चारों तरफ खड़ी हो जाती हैं, उनको भर भर के गालियां देती हैं, जितने भी गालियां हैं सारी गालियां देती है ना। तो कुछ दिनों के बाद पेड़ सूख जाता है, तो पेड़ पर प्रभाव पड़ता है ना। तो चलो, एक प्रश्न, यानी इस प्रकार के प्रश्न आपको यहां से पूछे जा सकते हैं। देखिए, एक पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन शामिल है ना। पारिस्थितिकी तंत्र में, इकोसिस्टम में किसे है? केवल सजीव जीव शामिल है, सजीव और जीव और भौतिक कारक शामिल है, केवल कीड़े शामिल है, केवल भौतिक कारण है। तो क्या राइट आंसर होगा बताइए कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? पहले तो मैं यही बता दूंगा आपको, देखो समझना इस बात को। एक होता है जीव, जब बहुत सारे जीव आपस में जुड़ जाएं, ठीक है, बहुत सारे, तो उनसे क्या बन जाती है? प्रजाति। प्रजाति का मतलब होता है स्पीसीज, है ना। जैसे कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, बंदर हैं, ये सब अलग अलग प्रजातियां है ना। अब ये जब प्रजाति आपस में जुड़ जाए तो इसी को कहते हैं हम जनसंख्या, ठीक है। जब एक जनसंख्या आपस में जुड़ जाए तो उसी को हम क्या कहते हैं? ठीक है, जनसंख्या के बाद क्या आ जाता है आपका? समुदाय, यानी कम्युनिटी। समुदाय जब बहुत सारे जुड़ जाते हैं तो उसी को कहते हैं हम पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम, ठीक है। इकोसिस्टम में बहुत सारे समुदाय पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे समुदाय में अगर देखें तो एक क्या होता है? घास,
घास का पारिस्थितिक तंत्र होता है, पेड़ का पारिस्थितिक तंत्र होता है। यानी घास के उस मैदान में क्या क्या पाया जाता है, बताइए। घास के मैदान में क्या क्या पाया जाता होगा, या एक पेड़ का पारिस्थितिक तंत्र, उसमें क्या पाया जाता होगा। तालाब एक पारिस्थितिक तंत्र है, इकोसिस्टम है, तो उसमें क्या पाया जाता होगा। कभी आपने गौर किया है, सोचिए। एक घास के मैदान को सोचिए, घास के मैदान में घास है, उसमें कुछ कीड़े मकोड़े होंगे, बहुत सारे हैं, जमीन होगी, पानी होगा, है ना, वायु होगी, सब कुछ है ना, ठीक है, धूप भी होगी। तो पारिस्थितिकी तंत्र में आप गौर कीजिए, नहीं कोई सिस्टम है, क्या है, धूप है, एनर्जी है, इसके अलावा क्या है, मिट्टी है, अबायोटिक है, अजैविक है, जिंदा नहीं है, इसके अलावा पानी है, वायु है, अब अजैविक है ना। अब हमारे घास को इस पानी की, हवा की जरूरत पड़ती है, इसका मतलब हमारी घास भी है, तो घास क्या है, जैविक है, जिंदा है, ठीक है। तो जो अजैविक हैं, जो अबायोटिक हैं, जो जानदार नहीं हैं, उनकी जरूरत हमारी घास यानी जैविक पदार्थों को पड़ रही है। हमारी घास की जड़ें उसमें से पानी को खींच रही हैं, फिर अपने अंदर वह बायोमास का निर्माण कर रही है, बायोमास का निर्माण कर रही है, फिर वह क्या कर रही है, सांस ले रही है, सांस में कार्बन डाइऑक्साइड यानी ऑक्सीजन को ले रही है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रही है, प्रकाश संश्लेषण कर रही है, ऑक्सीजन ले रही है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रही है, यही काम तो हो रहा है। इसका मतलब है कि जो जैविक पदार्थ है और जो अजैविक पदार्थ है, इन दोनों के बीच में एक इंटरेक्शन है, एक क्या है, अंतर संबंध है, और इस अंतर संबंध, ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र में होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक पदार्थों, अजैविक पदार्थों और ऊर्जा घटक के मध्य में एक अंतर संबंध पाया जाता है, इसी को हम इकोसिस्टम भी कहते हैं, याद रखना। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा सजीव भी है, भौतिक कारण भी है, जैविक अजैविक कारण। अजैविक कारणों को भौतिक कारण कहते हैं, नेचुरल, ठीक है, इसको नेचुरल फैक्टर कहते हैं, जैसे वायु है, एयर है, वाटर है, ये सब इन्हीं को कहते हैं जैविक, है ना। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न देखते हैं और कैसे प्रश्न बनेंगे यहाँ पे, है ना। देखो यहां पर आप देख सकते हैं कि पर्यावरण के घटक, तो प्राकृतिक पर्यावरण यानी जलमंडल, वायुमंडल, जैव मंडल, स्थल मंडल। मानव निर्मित पर्यावरण कौन सी है, इमारतें हैं, पार्क है, पुल है, सड़क है, स्मारक है, उद्योग है, ठीक है। खुद मानव, तो मानव एक व्यक्ति है, परिवार है, समुदाय है, धर्म है, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति, ये भी क्या है, एक तरह से मानव पर्यावरण है, ठीक है। ये ह्यूमन एनवायरमेंट है, ये ह्यूमन के द्वारा निर्मित एनवायरमेंट है, और ये नेचुरल एनवायरमेंट है ना। चलिए आगे चलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में किसे उत्पादक के रूप में जाना जाता है ना, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर का मतलब होता है जो कुछ बनाए। अच्छा, सभी को जिंदा रहने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, अगर एनर्जी नहीं होगी तो कोई भी जिंदा नहीं रहेगा, है ना, एनर्जी। अब क्या है, कुछ तो एनर्जी क्या करते हैं, सन से प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है नहीं, और कुछ सन से एनर्जी प्राप्त नहीं कर पाते। आपको भूख लग रही है, आप छत पे जाके धूप में बैठ जाओ, तो क्या आपकी भूख शांत हो जाती है, सोच के बताओ। आप कहोगे नहीं सर, अगर भैंस है उसको भूख लग रही है, तो उसे धूप में अगर बांध दो तो क्या उसकी भूख खत्म हो जाती है। सर नहीं, ऐसा तो नहीं है। इसका मतलब है कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जो धूप से पोषण प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं, कुछ जैविक पदार्थ ऐसे होते हैं जो धूप से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं, एनर्जी प्राप्त कर लेते हैं, भूख मिटा लेते हैं, है ना। तो जो धूप है, उस धूप को क्या करते हैं, वह एक प्रोसेस होती है जो फोटोसिंथेसिस, उस एनर्जी का यूज करके कुछ पदार्थों का निर्माण करते हैं। जिस प्रकार से एक उद्योगपति अपने विभिन्न पदार्थों से किसी नए पदार्थ का निर्माण, तो एनर्जी अलग पदार्थ है, ठीक है, एनर्जी अलग है, एनर्जी को पदार्थ में कन्वर्ट कर देते हैं, एनर्जी चेंजेस मैटर, ठीक है। तो वो उन्हीं को उत्पादक कहा जाता है ना।
अब ये उत्पादक को खाकर हम अपने जीवन को चला रहे हैं। तो हम उत्पन्न तो कुछ नहीं कर रहे, हम केवल उपभोग कर रहे हैं, और जो उपभोग करता है उसे कहते हैं कंज्यूमर। जैसे किसी ने टीवी बनाई और आपने उस टीवी को खरीद लिया, तो आपने इस टीवी का प्रयोग किया, उपभोग किया, तो यू आर अ कंज्यूमर। तो पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे स्पेशली, वह उत्पादक का काम करते हैं। ठीक है, किसका काम करते हैं? प्रोड्यूसर का। क्योंकि वह क्या करते हैं कि वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, ठीक है, जड़ों से पानी ले लेते हैं, और पत्तियों से धूप ले लेते हैं, और उससे ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर देते हैं। और ग्लूकोज इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन ऑल बायोटिक एनिमल्स, ऑल बायोटिक कंपोनेंट। ये ग्लूकोज से सभी के सभी बायोटिक हैं, उन सबको एनर्जी मिल रही है, ध्यान रखना, है ना। आइए अब यहां पे देख लो क्या पूछ रहा है। ये कह रहा है कि पारसी तंत्र में किसी उत्पादक के रूप में जाना जाता है, तो राइट आंसर यहां पे होगा घास। घास इज राइट आंसर। ये हरा है, हरे जो पदार्थ यानी हरे जो पौधे होते हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, आप सोचिए, और वही क्लोरोफिल ऊर्जा को पदार्थ में बदलने की क्षमता भी प्रदान करता है हरे पौधों को। तो एक बार हरे पौधों के लिए, ठीक है, एक बढ़िया सी कोटेशन हो जाए, सभी कमेंट बॉक्स में लिख दो, ठीक है, एक एक बात जरूर लिख दो कमेंट बॉक्स में कि हाँ, हरे पौधों की वजह से जीवन है, जिंदा हो आप। आगे चलते हैं यहां पर। तो यहां पर कुछ चीजों को बता रहा हूं कि जो उत्पादन करता है उसको प्रथम पोषी स्तर कहते हैं, जो भी उत्पादन करता है, ठीक है। प्रथम पोषी स्तर को हम बोल देते हैं फर्स्ट ट्रॉपिक। क्या बोलेंगे इसे? फर्स्ट ट्रॉपिक, है ना, प्रथम पोषी स्तर, ठीक है। अब इनको जो खाता है इनको कहते हैं शाकाहारी। शाक माने सब्जियां, हार माने खाने वाला, तो उसको कहते हैं द्वितीय पोषण स्तर। फिर इनको कोई खाता है उसको कहते हैं मांसाहारी, उसको कहते हैं तृतीय पोषण स्तर। इसको भी कोई खा जाता है तो चौथा पोषी स्तर, उसको कहते हैं सर्वोच्च मांसाहारी पोषण स्तर, ठीक है। ये आप याद रखें, है ना। यहां पर आप कहीं कहीं गड़बड़ कर जाओगे। ये क्या होते हैं? ये प्रोड्यूसर होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? उत्पादक। और इनके ऊपर जो डिपेंड होते हैं जो जो, उनको कहते हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता का मतलब क्या होता है? कंज्यूमर। उपभोक्ता मतलब क्या होता है? कंज्यूमर होता है। तो यहां पर इसको कहते हैं फर्स्ट क्लास कंज्यूमर, इसको कहते हैं सेकंड क्लास कंज्यूमर, इसको कहते हैं थर्ड क्लास कंज्यूमर। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता और तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता। तो कुछ लोग क्या करते हैं, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता और फर्स्ट टॉपिक प्रथम पोषी स्तर में अंतर नहीं करते हैं। ये बात गलत हो जाती है। याद रखो, ये लिखा हुआ प्रथम पोषक स्तर, ठीक है, प्रथम पोषक स्तर यानी प्रथम पोषी स्तर, फर्स्ट टॉपिक इज नॉट सिमिलर प्रथम उपभोक्ता। फर्स्ट कंज्यूमर, है ना, दोनों में अंतर है। ये फर्स्ट कंज्यूमर जो होते हैं वो रियली क्या होते हैं? सेकंड पोषण स्तर, पोषी स्तर। इसको हम कहते हैं सेकंड ट्रॉपिक। अब दोनों में अंतर आ गया नहीं, कभी गलती से मत कर देना, है ना। प्रथम पोषी स्तर और प्रथम उपभोक्ता में अंतर होता है। ये प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता है। उपभोक्ता जो उपभोग करते हैं, जो खाते हैं, बनाने नहीं जाते हैं, बनाते कुछ नहीं है, खाने खाने पर डिपेंड रहते हैं। वो बात आप लोगों को याद रखना। जैसे घास है, ये घास क्या? प्रथम पोषी स्तर है, ये उत्पादक है। घास को खाने वाला टिड्डा जो है वो प्रथम उपभोक्ता है, फर्स्ट कंज्यूमर है, लेकिन सेकंड ट्रॉपिक में आता है। इसको खाने वाला मेढक किसमें आएगा? तृतीय पोषक पोषी स्तर में आता है, लेकिन यह द्वितीय उपभोक्ता है। और इसको खाने वाला सांप, ठीक है, चौथे पोषी स्तर में आता है, लेकिन तृतीय उपभोक्ता है। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। एम आई क्लियर और नॉट? ये बताइए, क्या मैं क्लियर हूं? क्या आप चीजें समझ पा रहे हैं? चलिए आगे चलते हैं। यहां पर भी देख सकते हैं फर्स्ट ट्रॉपिक्स, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये सेकंड ट्रॉपिक है, ये थर्ड ट्रॉपिक है, ये फोर्थ ट्रॉपिक है और ये फिफ्थ ट्रॉपिक है।
आप देखिए स्थल पर, देखिए स्थल मतलब यहां पर क्या होता है, स्थल यानी जमीन। तो जमीन पर देखो सबसे पहले हमारे उत्पादक है हरी घास। घास को कौन खाता है, ग्रास ऊपर। इसको कौन खा जाता है, मेंढक। इसको कौन खा जाता है, सांप। और सांप को कौन खा जाता है, ईगल। ये हमारे स्थल के पूरे क्या है, ट्रॉपिक है, अगर देखा जाए तो, है ना। इसको कहते हैं फूड चेन, यानी जहां पर एक दूसरे खाने के लिए जुड़े, सब अपना जिंदा रहने के जुड़े। अगर घास ना हो तो ये खत्म हो जाएगा, ये हो गए तो ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो गए तो ये खत्म हो जाएंगे, ये खत्म हो गए तो ये क्या खाएंगे। ये स्थलीय फूड चेन है। लेकिन अगर आपने कभी समुद्र में देखा है, कभी झीलों में देखा है, तो झीलों में अलग प्रकार का पाया जाता है। यानी झील में जो काम यहां पर घास करती है, घास क्या है, उत्पादक है। घास क्या है, उत्पादक है, प्रोड्यूसर है, ये फोटोसिंथेसिस करती है। यहां पर यानी अगर हम बात करें जलीय परितंत्र की, किसकी बात करें, इक्वेटिक इकोसिस्टम की, तो यहां पर जो काम घास करती थी यही काम फाइटोप्लैंक्टन करते हैं। फाइटोप्लैंक्टन को कौन खाता है, जू प्लैंक्टन खाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे ये होते हैं, इनको खा जाते हैं। इनको खा जाती है छोटी छोटी मछली, छोटी छोटी मछली को खा जाती है बड़ी मछली, इनको खा जाती है शार्क जैसी बड़ी मछली। ये पूरा के पूरा इक्वेटिक इकोसिस्टम का फूड चेन है ना। कभी आपसे पूछ ले कि बताओ कि इक्वेटिक में उत्पादक का काम कौन करता है, ठीक है, प्रोड्यूसर का काम कौन करता है, तो आपको बताना फाइटोप्लैंक्टन करते हैं। ठीक है, स्थल पर कौन करता है, घास करती है। ये बात आप लोगों को याद रहनी चाहिए। ठीक है सर, क्या कोई ऐसा भी पौधा है, बात है, क्या कोई सर ऐसा भी है कि जो उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है। सम एक्सेप्शन हर चीज में होते हैं। क्या कोई ऐसा भी है जो उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है। बताइए, है ना फंसा दिया ना, जल्दी बताओ, बताइए यहां पे कमेंट बॉक्स में बताओ, क्या कोई ऐसा भी जो उत्पादक भी है उपभोक्ता भी है, जल्दी बताइए। हाँ है, एक होता है कीट भक्षी पौधा। कीट भक्षी पौधा इंसेक्टिवोरस, उसको हम क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोरस, याद रखना। कीट भक्षी या इंसेक्टिवोरस ऐसे पौधे होते हैं जो, ठीक है, उत्पादक भी हैं, यानी फोटोसिंथेसिस करके कुछ बनाते भी हैं, साथ ही साथ ये कीड़े मकोड़ों को खा जाते हैं। जो कीट हैं, तो जो कीड़े मकोड़ों को खा रहे हैं, सोचिए वो कहां पर आ जाएंगे, थर्ड ट्रॉपिक पे आ जाएंगे। किस पे आ जाएंगे, थर्ड ट्रॉपिक पे आ जाएंगे। सोचिए इंसेक्टिवोरस जो है वो प्रथम पोषी स्तर में भी आते हैं और तृतीय पोषी स्तर में भी आते हैं। याद रखना कि उत्पादक भी है तो वो उपभोक्ता भी है, क्योंकि कीड़े मकोड़ों को ये खा रहे हैं। समझ आएगा ना, कहीं भी प्रश्न आ जाए तो याद रखना। ओके, आगे चलते हैं। अब क्या है कि ये एनर्जी है, ऊर्जा जानते हैं, ऊर्जा। अब ये बताओ, ये खाली डिब्बा है, ये जो खाली डिब्बा है ना, इसको ये मान लो कि एक तरह से पारिस्थितिकी तंत्र है, इकोसिस्टम है ना। ये बिल्कुल खाली है, इसके अंदर क्या होती है, एनर्जी आती है, एनर्जी इसके अंदर आ रही है। तो इसका मतलब है कि इकोसिस्टम में एनर्जी का निवेश हो रहा है, ऊर्जा का निवेश, ऊर्जा का निवेश। ठीक है नहीं, इस पूरे के पूरे इकोसिस्टम में जहां पर क्या रह रहे हैं, जहां पर सजीव भी रह रहे हैं, जहां पर निर्जीव भी रह रहे हैं, वहां पर ऊर्जा का निवेश हो रहा है ना। यहां पे ऊर्जा का निवेश हो रहा है। अब आप सोचिए कि हर किसी के पास ऊर्जा है, तुम्हारे पास भी ऊर्जा है, तुम्हारे घर वाले तुम ऐसे करके रहते हो घर पे, अरे क्या यार से एनर्जी है क्या नहीं तुझमें, बोलते ही नहीं। कोई बाहर से आता है बड़ा थका सा, है ना, ग्लूकोन डी पिलाओ, इसे एनर्जी बूस्टर,
है ना, ऐसे ही कहते हैं ना। तो यहीं पे आप समझ लीजिए, ये सजीव और निर्जीव, ठीक है, आराम से पड़े थे, एनर्जी आई। अब एनर्जी को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करके खाने में परिवर्तित कौन कर सकता है? ठीक, उत्पादक। उत्पादक ने क्या किया, अपने अंदर 100% एनर्जी, यानी जितनी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब किया, उसको हमने क्या कहा, 100, जितना भी उसके पास एनर्जी थी 100% एनर्जी, ठीक है नहीं, रख ली भैया, सीधी बात है, ठीक है। तो ऊर्जा का जो निवेश होता है वो हमारे उत्पादक के अंदर होता है। उत्पादक जितनी भी सूरज से ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, उसको अपने अंदर इकट्ठा कर लेते हैं। इकट्ठा कर लिया, मान लो उत्पादकों के द्वारा जितनी ऊर्जा को इकट्ठा किया गया उसे 100% मान, ठीक है नहीं। तो एक बात बताइए, इस उत्पादक मतलब घास को ग्रास होपर खाएगा, टिड्डा खाएगा। ये घास जो है वो क्या करेगी भैया, सांस भी लेगी। ये घास क्या करेगी, सांस भी लेगी, और सांस के दौरान अपने 90% एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर देगी। बचेगी कितनी, 10%। तो जो टिड्डा इसको खाएगा उसके अंदर 10% ऊर्जा ही जाएगी, याद रखना, 100% नहीं, ठीक है ना। चलिए, अब इस टिड्डा को कौन खाएगा, मेढक खाएगा, ठीक है। तो टिड्डा क्या करता है, आप सोचिए, ये टिड्डा जो है, तो क्या लगता है कि टिड्डा बड़ी आराम से घास चल चल के घास खानी पड़ती है, उड़ना पड़ता है उसके लिए, है ना, तो बहुत सारी एनर्जी खत्म कर देगा। ये टिड्डा भी क्या करेगा, 90% एनर्जी का लॉस कर देगा। 90% एनर्जी का क्या कर देगा, लॉस कर देगा, केवल अपने अंदर 10% एनर्जी रखेगा। तो 10 का 10% कितना हो गया, 1। तो मेढक के अंदर मात्र 1% ही ऊर्जा जाती है, बात, ठीक है नहीं। अब सोचिए, अगर आप तीनों में से तुम्हें खाने का मौका मिले तो सबसे ज्यादा एनर्जी किससे मिलेगी, मेढक से, ग्रास ऊपर खाने से, या उत्पादक से? तो आप कहोगे कि सर सबसे ज्यादा एनर्जी तो घास खाने से मिल रही है। तो हाँ, शाकाहारी जितनी भी चीजें होती है उसमें एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा होता है ना। इसलिए जितना पोषी स्तर के नीचे वाली चीजों को खाओगे उतना ज्यादा। अब दो आपके पास ऑप्शन है, टिड्डा खाना है और मेढक खाना है, तो आपको टिड्डा खाना चाहिए। अगर कोई नहीं है तो पाकिस्तान में टिड्डा की बिरयानी बनती है, क्यों, क्योंकि इसके पास 10% एनर्जी तो है, लेकिन मेढक के पास तो एक एनर्जी है, ठीक है। अब आप चाइना में चले गए, चाइना वाले सांप को भी खा जाते हैं। अब इसने क्या किया, मेढक ने फुदक फुदक के अपने आप को बचाने के लिए बहुत सारी एनर्जी खत्म कर ली, 90% एनर्जी खत्म कर ली एक का, ठीक है। तो 0.9% एनर्जी खत्म कर ली, केवल 0.1 ही इसको खाने वाले सांप के पास गई। अब जिसमें आप बताओ, अगर आप इस पोषी स्तर को खा जाओगे, टॉपिक को, तो मजा आ जाएगा, एनर्जी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप सांप को खाते हैं तो आपको एनर्जी के लिए कितने सांप खाने पड़ेंगे? अगर एक मेढक, मान लो कि एक मेढक और जो घास है उसके मुकाबले देखें तो मैं एक मेढक से 100 गुना ज्यादा एनर्जी घास में, समझ आएगा नहीं। तो आप यही ध्यान रखना चाहिए। अब ऊपर आ जाओ, इसके ऊपर क्या है, इस सांप को कौन खाता है, बाज। तो सांप क्या करेगा, ऐसे ऐसे करके भागेगा। अगर ऊपर से क्या आ रहा है, ईगल आ रहा है ना, बाज आ रहा है, सांप अपने आप को बचा रहा है, तोड़ लगा रहा है सांप, एनर्जी लॉस, एनर्जी लॉस। ये भी क्या करेगा, अपनी 90% एनर्जी लॉस कर देगा, ओनली 1% एनर्जी इसके अंदर रहेगी, वेस्टेड रहेगी। तो 0.1 का क्या होगा, 0.01। अगर कोई बाज खाता है तो उसके अंदर केवल 0.01 एनर्जी जाती है, समझ आएगा नहीं। इसका मतलब है कि जो उत्पादक है उसके पास सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, इसलिए कहा जाता शाकाहार सर्वोत्तम आहार, ठीक है। शाकाहार, केवल ये मत सोचो कि मैं ये कह रहा हूं कि साइंटिफिक रूप से प्रूव्ड है शाकाहार सर्वोत्तम आहार होता है ना। और वैसे भी तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें उसमें मांसाहारी नहीं, तुम सर्वाहारी। खाली मांस से आप जिंदा नहीं रह पाओगे, वरना खा के देख लेना, केवल मांस ही मांस, मांस ही मांस, मांस ही बस, चावल रोटी मत खाओ। आपको खाने, आप पता खा सकते हो, मुर्गा खा सकते हो, लेकिन रोटी से खाओगे, चावल से खाओगे,
ठीक है, तो आपको दोनों स्तर पे आता है, इसलिए आपको एनर्जी फील होती है। केवल और केवल मुर्गा खाने लग जाओ, केवल बड़ी बड़ी मछली खाने लग जाओ, तो एनर्जी लेवल आपका कम हो जाएगा, अपने आप ही एनर्जी कम हो जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखना है ना। चलिए, ये 10% एनर्जी लॉस हो जाती है, खत्म हो जाती है, ठीक है। ये इसको कहते हैं 10% का नियम, ठीक है, 10% डिडक्शन लॉ, ये कहा था लिंडमैन ने। ये पूरा की प्योरी जो थ्योरी जो मैंने आपको बताई है, वो किसने दी है? लिंडमैन ने दी है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न। पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य क्या होता है, बताइए। द पर्पज ऑफ एनवायरमेंटल स्टडी इज टू डेवलप। पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य का किसका विकास करना होता है, बताइए। अंडरस्टैंडिंग द लोकल एनवायरमेंट एंड द एनवायरमेंटल इश्यू, अंडरस्टैंडिंग द ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यू, डेवलप ए पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द एनवायरमेंट, ऑल द दीस। तो इसमें राइट आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है, सभी हैं अपने आप में, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन का जो स्टडी की जाती है वो उसका विकास करना होता है, दैट इज द पेडागोजी। अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हैं तो इसी को पेडागोजी कहते हैं, कि आपको ये बताना है कि सामाजिक विज्ञान क्यों पढ़ते हैं, उसको लर्न कैसे किया जाएगा, है ना, उसका उद्देश्य क्या है, उसके स्कोप क्या है, यही पेडागोजी में पढ़ा जाता है, ठीक है नहीं। चलिए, तो यहां पर आपको सब कुछ है इसका राइट आंसर। एक और देखिए, इन एन इकोसिस्टम, एक पारिस्थितिकी तंत्र में आपस में जुड़ी ही श्रृंखलाओं की विस्तृत संख्या एक के साथ मिलकर बनाती है। अब इसमें आपको आंसर निकालने के लिए यहां पे लिखा हुआ है कि चैन, बहुत सारी चैन आपस में जुड़ जाएं। कौन सी चैन? फूड चैन। बहुत फूड चैन तो यही होती है जो मैंने अभी आपको बताई थी, यहाँ पे सब फूड चैन है, ये सब फूड चैन एक लाइन में है, फूड चैन है, एक लाइन में है ना। लेकिन बात बताओ, क्या ये जो बाज है मछली को छोड़ देगा? क्या इस बाज को मेढक मिल जाए तो मान जाएगा? क्या इसको ग्रास होपर मिल जाए तो क्या मान जाएगा? तो ये नहीं रहते, ये कुछ और चीज भी खा जाते हैं। ये सांप को मछली मिल जाए तो इसे भी टूट पड़ता है। इसका मतलब ये चैन और ये चैन दोनों से एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है। ये शार्क है, शार्क को अगर इनमें से कुछ भी मिल जाए, ये क्यों ना मिल जाए, उसे भी खा जाएगी। तो सारी फूड चैन एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और जब फूड चैन आपस में जुड़ जाएंगी तो जाल बनेगा। क्या बनेगा? जाल बनेगा। जैसे एक फूड चैन ऐसे है, एक फूड चैन ऐसे है, तो बन गया जाल। देखो एक दूसरे से कनेक्ट हो रही है सारी, इसी को कहते वेव, है ना, याद रखना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? खाद्य जाल होगा, दैट्स द राइट आंसर। निम्नलिखित में से क्या शैवाल के उपयोग है? तो ऐसे भी प्रश्न आ जाता है, एल्गी, है ना, एल्गी से भी प्रश्न आ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का निर्धारण करते हैं, अपशिष्ट जल की शुद्धि करते हैं, खाद्य पूरक होते हैं और जैव ईंधन का उत्पादन करते हैं, और सब काम करते हैं, अगर शैवालों की बात आ जाए, है ना। चलिए यहां पे देख सकते हैं, अगले प्रश्न देखो, पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो आपको याद रखना यहाँ पे जलमंडल है ना। तो यहाँ पर जलमंडल सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा क्या होती है? मुक्त होती है, अवशोषित होती है, प्रवाहित होती है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारे यहाँ पे ऊर्जा का प्रवाह होता है, ऊर्जा निवेश होती है, खत्म होती जाती है, खत्म होती जाती है। बस ऊर्जा के बारे में एक बात याद रखना, ऊर्जा का स्रोत क्या है? सन। सन से ऊर्जा सबसे पहले कहां गई? उत्पादक के पास। उत्पादक से ऊर्जा, ठीक है, निकली, तो क्या वो सन के पास जा रही है? बताओ। इसके बाद उपभोक्ता आएगा, क्या ऊर्जा उपभोक्ता की जो ऊर्जा जो नष्ट कर रहा है, क्या वो सन के पास जा रही है? आप जो सांस ले रहे हो, जो ऊर्जा वेस्ट कर रहे हो विभिन्न कार्यों में, क्या वो ऊर्जा दोबारा सन के पास जा रही है? नहीं, ये ऊर्जा ऐसे आती है और ऊर्जा ऐसे चली जाती है, इसके पास नहीं जाती। जहां से कोई चीज शुरू हो वहीं पर चीज आ जाए, दैट्स कॉल्ड साइकिल, चक्र। लेकिन ऊर्जा तो यहां से आ रही है, ऊर्जा जा यहां रही है, जा रही है अंतरिक्ष में, आ रही है सूरज से, तो ऊर्जा का चक्र नहीं होता।
ऊर्जा का साइकिल नहीं होता, ऊर्जा का चक्र नहीं होता, ये आपको याद रखना है। तो ऊर्जा का साइकिल ही नहीं है, ठीक है ना, समझ रहे हो ना, ऊर्जा का साइकिल नहीं है। तो ऊर्जा की दिशा है, आ रही है जा रही है, तो कैसी है, एक दिशी है, यूनिडायरेक्शनल। ऊर्जा का जो प्रवाह होता है नॉट ए साइक्लिक, चक्रीय नहीं होता, एक दिशी होता है, याद रखना। लेकिन जो तत्व होते हैं, कार्बन कार्बन है, हाइड्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, इन सब का चक्र होता है, ठीक है, जहां बनते हैं वहीं पर आ जाते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी का निर्माण हाइड्रोजन हीलियम, ठीक है, हाइड्रोजन से, नाइट्रोजन से, ठीक है, कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, सल्फर से हुआ है। एक दिन हम मर जाएंगे, या तो हमें जला दिया जाएगा या दफन कर दिया जाएगा। दफन कर दिया जाएगा, वहां भी सड़ जाएंगे हम, और सारे के सारे जितने भी तत्व हैं हमारे अंदर वो बाहर निकल जाएंगे, अपनी अपनी जगह पर ठिकाने पर पहुंच जाएंगे, ठीक है ना, याद ही रखना। ऐसे अगर जला देंगे तो भी सारी चीज, यानी हमारे अंदर जो पानी होगा बाष्प उड़ जाएगा, तो बादलों में चला जाएगा, ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। बाकी क्या है, बाकी क्या है, सभी जो चीज है वो आग के साथ या ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके नई नई चीजें बना लेगा। जैसे सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड बना लेगा, कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा, पानी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके वो पानी बना लेगा, तो बहुत सारी चीजें बन जाएंगी, ठीक है। हम फिर इसी पर्यावरण में जाके घुल जाएंगे, ठीक है। तो वो तत्व जहां से आए थे हमारी बॉडी में वहीं पर लौट जाएंगे, तो चक्र है ना। ऊर्जा एक दिशी है, ठीक है, तत्व चक्रीय है, साइक्लिक है, इसको आपको याद रखना, ठीक है ना। चलिए, खाद्य श्रृंखला क्या होती है, कभी प्रश्न आ जाए तो खाद्य श्रृंखला ये होती है कि प्रोड्यूसर, यानी इसको कौन खाता है, ग्रास ओपर, इसको कौन खाता है, मेढक, इसको कौन खाता है, सांप, सांप को कौन खाता है, बाज। अगर ये सब क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो फिर इसको डीकंपोजर होते हैं, जो उनको सड़ाने का काम करते हैं। तुमने देखा होगा ब्रेड जो होती है, आप उसको रख के भूल जाओ तो उस पर काले कलर का और व्हाइट कलर का बहुत सारी चीजें पैदा हो जाती है, उसको कहते हैं फंगस, और वो उस ब्रेड को पूरी तरह से सड़ाने का काम करती है, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई बाज की लाश पड़ी हुई है तो वो धीरे 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 सड़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि डीकंपोजर है, ठीक है। किसी का मान लो एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी बॉडी घर पे आती है, ठीक है, और तो वहां पे क्या कहते हैं, वो सारे लोग क्या कहते हैं, यार जल्दी इसको क्या करें, अंतिम क्रिया कर दो, इसकी बॉडी क्या होती है, डीकंपोज होना शुरू हो गई, क्योंकि वो सारे बैक्टीरिया हमारे चारों तरफ है। हमारी बॉडी का जो सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, उन वायरस बैक्टीरिया को सड़ाने नहीं दे रहा है तुम्हें। लेकिन जैसे ही मृत्यु होती है, इम्यून सिस्टम खत्म, तो वही बैक्टीरिया जो कल तक हमसे दूर भाग रहे थे, हमारे अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमारे अंदर शक्तिमान जो वाली शक्ति होती है ना, उससे क्या हो गया, सारे वायरस बैक्टीरिया हमें सड़ा नहीं पा रहे। लेकिन मरने के तुरंत बाद क्या करेंगे, वही वायरस बैक्टीरिया हमारे अंदर घुस जाएंगे, ठीक है, धीरे 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 पूरी बॉडी को सड़ा दे के काम कर देंगे। डीकंपोजर है, सोचिए डीकंपोजर ना होते तो कितनी लाशें आज पड़ी होती। महाभारत में जितने भी लोग मारे गए थे, सारे लोग आज तक ऐसे ही पड़े होते, जितने की लोगों की मृत्यु हुई है वैसे ही पड़े होते, जितने भी जीव जंतु हैं सबकी लाशें लाश पड़ी होती। ये पूरी की पूरी दुनिया अभी लाशों में ही रह रही होती। डीकंपोजर, डीकंपोजर होने चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान रखना। तो सब एक दूसरे इंटरकनेक्ट है, इसी को कहते हैं खाद्य श्रृंखला। एक खाद्य श्रृंखला एक विशेष वातावरण या निवास स्थान में विभिन्न जीवों के बीच आहार संबंधों को दर्शाती है। एक खाद्य श्रृंखला से पता चलता है कि सूर्य से उत्पादकों, उत्पादकों से उपभोक्ताओं तक, और उपभोक्ताओं से अपघटक तक जैसे विघटन के लिए ऊर्जा कैसे पारित की जाती है। वे यह भी दिखाते हैं कि जानवर भोजन के लिए अन्य चीजों पर कैसे निर्भर होते हैं। केवल 10% ऊर्जा पिछले एक उच्च स्तर से स्थानांतरित होती है, इसलिए उच्च स्तर पर भोजन की मांग अधिक होती है। तो खाद्य श्रृंखला 3 से 4 से अधिक पोषण स्तर के लिए नहीं जाती है, यह खाद्य श्रृंखला के रूप में जाना जाता है। यानी जब खाद्य श्रृंखला 3-4 से अधिक पोषण स्तर के लिए नहीं जाती है, ध्यान रखना बहुत सारे पोषक स्तर होते हैं, ये खाद्य जाल के रूप में जाना जाता है, जहां अधिक जटिल खाद्य रूपों, खाद्य जो श्रृंखला है उनकी रूप बनते हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पर ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको भी खाया जाता है, इसको भी खाया जाता है,
ये इसको ये मिल जाए, इसको भी खा जाता है, ये सबको डिकम्पोज, इसको भी डिकम्पोज कर देता है, इसको भी, इसको भी, इसको भी। ऐसे नहीं जुड़े हुए हैं, सब सब एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है ना। चलिए, यहां पर मैंने आपको 10% का नियम बढ़ा दिया है, और अभी मैंने आपको पढ़ाया है वो मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है। बस इतना याद रखना, एक खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशात्मक होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। एक नीचे नंबर आ रहा है, एक नंबर आ रहा है, अगर आपको कोई भी कोर्स परचेज करना हो, चाहे झारखंड का कोर्स परचेज करना हो, चाहे बिहार शिक्षक भर्ती, क्योंकि 1,60,000 जगह आने वाली हैं, वो अगर कोर्स परचेज करना हो, उत्तराखंड टेट का कोर्स परचेज करना हो, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इस पर अपने कोर्स का नाम लिखें और व्हाट्सएप पर सेंड कर दें, और ये नंबर मेरे पास ही रहता है। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है, अगर आप पढ़ाई से संबंधित कोई रणनीति नहीं बना पा रहे हैं, कैसे पढ़ें ये समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, क्या क्या पढ़ें ये समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। लेकिन पूरी समस्या पहले व्हाट्सएप पे लिख के भेज दें, उसके बाद आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए, एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है। कृत्रिम मतलब ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र जिसका निर्माण ह्यूमन के द्वारा हुआ है, मानव के द्वारा हुआ। बताओ, एक तालाब का पारिस्थितिक तंत्र, एक जंगल का, घास के मैदान का, इन तीनों में देखा जाए तो तालाब का फॉर्मेशन मानव करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तालाब का पारिस्थितिक तंत्र। तालाब हम खोद सकते हैं, तालाब खोदकर हम उसमें पानी भर दें, तालाब बन जाएगा, ठीक है नहीं। आइए, अब आप लोगों को सोचिए कि आप क्या हो, एक जीव हो, है ना। अब आप जीव हो तो आप अपने चारों तरफ देखिए, तुम्हारे क्या है, एक जीव के चारों तरफ क्या है, वो क्या है जो उसे चारों तरफ से घेरे हुए है, वो क्या है जो उसे चारों तरफ से घेरे हुए है। चारों तरफ से क्या होता है, परितः। घेरने को क्या होता है, आवरण। तो जो भी जीव को चारों ओर से घेरे रहता है उसको कहते हैं परिधन आवरण, परितः धन आवरण, यानी इसको कहते हैं पर्यावरण। यानी पर्यावरण क्या है, कभी पूछ ले कि वो जो कुछ हमें चारों ओर से घेरे है उसी को हम पर्यावरण कहते हैं। तो यहां पे यही दिखाई दे रहा है। तो ये हमें चारों तरफ से कौन घेरे हुए, कुछ एनिमल दिखाई दे रहे होंगे आपको, यहां भी कुछ जीवित चीजें आप लोगों को दिखाई दे रही होंगी, दिखाई दे रही है ना, बस इतना ही दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आपको मिट्टी दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे आपको, यहाँ पे एयर दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे वाटर दिखाई दे रहा है, ये जीवित नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी भी है, एनर्जी रिसोर्स भी है, सन भी है। तो जो कुछ हमें चारों तरफ से घेरे हुए, जैविक पदार्थ, अजैविक पदार्थ, उसी को हम पर्यावरण कहते हैं, ठीक है। रोड है, मिट्टी है, यहाँ पे मेट्रो है, घर है, ये सभी हमें चारों से घेरे हुए हैं, किताबें हैं, सब ओर से घेरे हुए हैं। यही सब क्या है, हमारा पर्यावरण है ना। यहाँ पे देख सकते हो, एक जीव के चारों ओर जो कुछ भी उपस्थित होता है उसका अध्ययन हम पर्यावरण में करते हैं। एक जीव के चारों ओर मौजूद जैविक और अजैविक घटक और उनके मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन पर्यावरण। अब हमें एक दूसरे से घेरे तो हैं, जैविक भी है, अजैविक भी है, क्या इनमें आपस में कोई रिलेशन है, कोई आपस में कोई संबंध है, हाँ, एक दूसरे से कनेक्टेड है, कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं, एक दूसरे के काम आ रहे हैं, इसी को तंत्र संबंध कहते हैं, इंटर रिलेशनशिप, ठीक है। अब यहां पे देखो, एनवायरमेंट शब्द एनवायरनर फ्रेंच शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है घिरा हुआ, जिसका अर्थ क्या होता है, घिरा हुआ, ठीक है नहीं। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी चाहिए, ठीक है। चलो, तो एनवायरमेंट एक फ्रेंच वर्ड है, ग्रीक वर्ड नहीं है, तो कभी कभी गलत भी लगा दो आप। पर्यावरण के कारक आ जाए कभी कि पर्यावरण के फैक्टर कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले भौतिक वस्तुएं, जो प्राकृतिक वस्तुएं होती है, जैसे धरातल है, मिट्टी है, जल है। जीव जंतु हैं, जैसे पशु है, पक्षी है, मानव है। बाहरी शक्ति बल है, जैसे गुरुत्वीय बल है, जैसे पवन, पवन का बल है। दशाएं हैं, जैसे प्रकाश है, तापमान है, आर्द्रता है, शुष्कता है। ये सब के सब हमारे चारों तरफ मौजूद है ना। अगर देखें तो क्या पृथ्वी हमारे ऊपर एक
बल नहीं लगा रही है? क्या ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगा रही है? कभी आप छत पे खड़े हो और अचानक हवा तेज आ जाए तो क्या आप नहीं उड़ जाते? क्या आपके आसपास जो बहुत सारी चीजों को उड़ाने का काम ये नहीं करती? ठीक है, क्या नदियां ये काम नहीं कर रही हैं? तो आप देखिए, पर्यावरण के कारकों में तो प्राकृतिक वस्तुएं होती हैं जिनको हम भौतिक वस्तुएं कहते हैं, जिसमें धरातल है, मिट्टी है, जल है, जीव जंतु होते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? पशु है, ये है। इसके बाद शक्तियां भी हैं, यानी फोर्स भी काम करता है ना, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स। और कुछ कंडीशन भी काम करती है, जैसे तापमान है, आर्द्रता है, शुष्कता है, वर्षा है। ये सभी के सभी है, वो बात आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए। अब यही बात ओस्टिंग महोदय ने भी करी, ये बात आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है ना, यही बात क्या करी? ओस्टिंग महोदय ने भी करी कि पर्यावरण परिवर्तनशील कारकों का सम्मिश्रण है, उसके अनुसार, है ना। तो पर्यावरण में जो बहुत सारे जो कारक होते हैं, फैक्टर होते हैं, जो परिवर्तित होते रहते हैं, उन सबका मिक्सचर है। उसके अनुसार जितने भी पदार्थ हैं, कुछ दशाएं हैं, कुछ पावर है, और जीव जंतु और समय है, ये सब पर्यावरण के कारक हैं। तो कभी आपसे पूछ ले ओस्टिन के अनुसार बताइए, तो आपको बताना कि सारे पदार्थ, दशाएं, शक्तियां, जीव और काल ये पर्यावरण के कारक हैं। और पर्यावरण के वैसे कारक पूछ रहे तो प्राकृतिक वस्तुएं हैं, इसके अलावा जीव जंतु हैं, इनके अलावा शक्तियां या बल है, और उसके अलावा दशाएं हैं, कंडीशन है। और ये सारी की सारी चीजें हमारे मनुष्य के या किसी जीव के चारों तरफ मौजूद हैं। सोचिए, भौमिक वस्तुएं चारों तरफ मौजूद है, जीव जंतु चारों तरफ मौजूद है, शक्तियां चारों तरफ मौजूद है, और दशाएं चारों तरफ मौजूद है। आया समझ में? अब आते हैं कंपोनेंट ऑफ एनवायरमेंट, यानी एनवायरमेंट के कंपोनेंट क्या होते हैं मुख्य रूप से। मुख्य बता रहा हूं, मेन। ये तो सारे कंपोनेंट है जितना आपको मैंने बताया है। तो इसमें क्या होता है? अजैविक, यानी वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, यानी इसको आप जानते होंगे। वायुमंडल की बात जब हम करेंगे, इसका मतलब होता है कि जब हम जहां जहां वायु है उसका स्टडी करते हैं तो उसको वायुमंडल कहते हैं। संपूर्ण जल की स्टडी करते हैं तो जलमंडल कहते हैं। संपूर्ण स्थल का अध्ययन करते हैं तो स्थलमंडल कहते हैं, उसी में मृदा आ जाती है। और संपूर्ण जीव का जब अध्ययन करेंगे तो उसको जैव मंडल कहेंगे। तो जैविक घटक, जैविक घटक में प्लांट होते हैं, एनिमल होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये जैविक घटक है। फिर इसके बाद क्या है? ऊर्जा घटक है। तो ऊर्जा घटक में देखिए आप, है ना, यहाँ पर क्या? सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, पृथ्वी की आंतरिक एनर्जी। आप लोगों को पता होगा, ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी में ये क्या है? क्रस्ट। यहाँ पर क्या है? मेंटल। यहाँ पर क्या है? आउटर कोर। और यहाँ पे क्या है? इनर। तो हमारी अर्थ अंदर का जो टेम्परेचर यहाँ का वो 5500 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका मतलब है एनर्जी धीरे धीरे ऊपर आती होगी, हमारी धरती की एनर्जी ऊपर आती होगी, हमारे सरफेस पे आती होगी, और इस अंदर की एनर्जी ऊपर आती है। उसी से हमारे यहाँ पे भूकंप आते हैं, उसी से हमारे यहाँ पे क्या होते हैं? ज्वालामुखी होते हैं। तो पृथ्वी की आंतरिक एनर्जी भी काम कर रही होती है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है ना। अब सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे? जैविक घटक की, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में तीन चीज आती हैं, होती है प्लांट, दूसरा होता है एनिमल, और तीसरा होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना, इसमें पादप होते हैं, जंतु होते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये बात आप लोगों को याद रखना है। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो SST विद राज, इस पर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, है ना। और किसी भी समस्या के लिए 8368775254 पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। चलिए आगे चलते हैं। ये जो प्लांट हैं, ये प्लांट दो तरह के होते हैं। अगर हम पादपों की भी बात करें तो पादप दो प्रकार के पाए जाते हैं। एक होता है स्वपोषी, जो अपने आप खाना बना लेता है। एक होता है विषमपोषी, जो खाने के लिए किसी और पर निर्भर होता है। ठीक है ना। तो ये दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश संश्लेषण, जैसे जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो जितने भी हरे पौधे होते हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं, और यह स्वपोषी है। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो, जैसे कि सल्फर के बैक्टीरिया है, वो सल्फ्यूरिक एसिड को तोड़ देता है, तो रासायनिक क्रिया करेगा, और रासायनिक क्रिया से ऊर्जा प्राप्त कर लेता है,
तो वह भी स्वपोषी है, अपने आप ही पोषण प्राप्त कर लेता है ना। आगे देखिए, कुछ पादप विषमपोषी होते हैं, जैसे सबसे पहले परपोषी, जो किसी और के ऊपर रहते हैं और वहां से एनर्जी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे आपने पीले कलर की अमरबेल देखी होगी, जो पेड़ों के ऊपर रहती है और पेड़ को सुखा देती है। दूसरा क्या है, मृतोपजीवी, जो मरे हुए पदार्थों पे जिंदा रहते हैं, जैसे फंगस। फिर है सहजीवी, जो किसी के साथ रहते हैं, एक दूसरे की आवश्यकता पूरी करते हैं, तो लाइकेन। तो लाइकेन में क्या होता है, एक तो होता है शैवाल और एक होता है कवक। कवक और शैवाल दो होते हैं, ये दोनों ही क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ सहजीवी संबंध में, सिम्बायोटिक संबंध में है। तो बात आपको याद रखना है, दैट्स द लाइकेन। इसको क्या कहेंगे, लाइकेन कहेंगे। ऐसा आप लोगों को याद रहना चाहिए, ठीक है नहीं। अब कुछ पेड़ पौधे ऐसे हैं जो कीड़े मकोड़ों को खा जाते हैं। आप कहोगे सर कीड़े मकोड़े पेड़ भी मांसाहारी होते हैं? हाँ, तो इनको जैसे घटपर्णी होता है, इसके अलावा ड्रोसेरा होता है, इसके अलावा संडी होता है, नेफेंथस भी बोलते हैं इसको, है ना, मेघालय वगैरह में मिलता है। तो कीटभक्षी पौधे वहां पर होते हैं जहां पर दलदली भूमि होती है, जहां पर मार्सीलैंड है। मार्सीलैंड में नाइट्रोजन की होती है कमी। जब नाइट्रोजन की कमी होगी तो वह नाइट्रोजन की पूर्ति तो करेंगे, उसके लिए वो कीड़े मकोड़ों को खाना शुरू कर देते हैं, कीटभक्षी पौधे। मैंने आपको बताया भी था कि उत्पादक भी होते हैं और इसके अलावा द्वितीय स्तर के उपभोक्ता भी होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है नहीं। तो स्वपोषी जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस जो है वो हरे पौधे कर पाते हैं, लेकिन ऐसा मत सोचना जो कुछ पौधे लाल हैं वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, वो भी करते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि रंग के लिए पिगमेंट जिम्मेदार होता है, वर्णक। अब ये जो पिगमेंट जो है, ये जो पिगमेंट है ना, पिगमेंट के कारण ही रंग आते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, क्लोरोफिल से ज्यादा कोई और पिगमेंट होता है तो रंग दिखाई देने लग जाता है, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट भी होता है उसमें, तो वो क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस का काम करता है। लेकिन एक और कोई मान लो पिगमेंट हो गया, वो ज्यादा है तो वही कलर दिखाई देने लग जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वही कलर है उसके पास, वो उसके पास हरा कलर लेकिन छुपा हुआ कलर है, ठीक है नहीं। तो ये है यहां पर, ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है ये दो चरणों में संपन्न होती है। एक होता है दृश्य क्रिया, ठीक है, एक होती है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या होता है, सबसे पहले पानी को इलेक्ट्रोलाइसिस या हाइड्रोलाइसिस किया जाता है। सबसे पहले पानी जो है वो टूट जाता है। सबसे पहले क्या होगा, ये जो पानी है वो टूट जाएगा हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन, ठीक है ना, इसमें टूट जाएगा। जब भी कोई चीज टूटेगी तो एनर्जी बनेगी, एनर्जी बन जाती है ना। ये क्लोरोफिल का मेन काम यही है अगर देखा जाए तो। अब यहां पर ऑक्सीजन मुक्त हो जाती है, ये क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी, और यही ऑक्सीजन हमें मिलती है। अब आप लोगों को क्या लगता होगा कि सर कार्बन डाइऑक्साइड टूट जाती होगी कार्बन और ऑक्सीजन में और हमें ऑक्सीजन मिल जाती है। अरे कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन हमें मिलती है ना पेड़ पौधों से, इसका संबंध, ठीक है, इसका संबंध कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं है, पानी से है। तो पानी के अपघटन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड के अपघटन से हमें ऊर्जा मिलती है, ठीक है। एम आई क्लियर और नॉट, जल्दी बता। फिर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या आ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, भैया जल आ जाता है, हाइड्रोजन आ जाती है, ऊर्जा आ जाती है, और सब मिलकर ग्लूकोज का निर्माण कर देते हैं, ठीक है ना। इस तरह से फोटोसिंथेसिस की क्रिया चलती रहती है। जो पादप होते हैं, ये पादप स्वपोषी और विषमपोषी होते हैं, ये तो हमें पता है, ठीक है ना। इसी तरह से जो जंतु होते हैं, ठीक है, वो ज्यादातर क्या होते हैं, विषमपोषी होते हैं, ठीक है ना। ये तो मैंने लिख दिया है यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। जंतु क्या होते हैं, वो भोजन का निर्माण नहीं कर पाते और यह भोजन के लिए पादपों पर या अपने से निम्न जंतुओं पर निर्भर होते हैं, है ना। जैसे परजीवी, परजीवी क्या होते हैं, दो प्रकार के परजीवी होते हैं, ठीक है, पैरासाइट। एक होते हैं इंटरनल पैरासाइट, जो किसी की बॉडी में रहकर
उससे पोषण प्राप्त करते हैं। जैसे टेप वॉर्म, राउंड वॉर्म, पेट के कीड़े, एस्केरिस जो होता है, बच्चों के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं ना, जो मम्मी दवाई खिलाती हैं उसे, तो आप सोचिए वो पेट के कीड़े, वो शरीर के अंदर रह रहे हैं ना, पोषण प्राप्त कर रहे हैं, अंतःपरजीवी है। कुछ लोग हमारे, कुछ जीव जंतु जो होते हैं हमारी बॉडी के ऊपर रहकर हमसे पोषण प्राप्त करते हैं, जैसे मच्छर, उसको कहेंगे बाह्य परजीवी। तो दोनों में अंतर याद रहेगा। मृतोपजीवी जो मृत जीव जंतुओं को खाते हैं और प्रकृति को स्वच्छ रखते हैं, तो मृतोपजीवी है। सहजीवी जो किसी के साथ संबंध बनाते हैं, जैसे हमारी बड़ी आंत में इकोलाई पाया जाता है, हम सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते, तो सेलुलोज का जो थोड़ा बहुत पाचन करना होता है इकोलाई करता है और हमें ऊर्जा देता है और हम उसे रहने के लिए जगह देते हैं। दोनों के बीच में बड़ा अच्छा ही प्यारा सा एक रिलेशन है ना। प्राणी संभोजी जिसमें एक लंबी आहार नाल पाई जाती है, जैसे भैंस है, तुम है, ठीक है, गाय है, बकरी है, शेर है, इस सब में आहार नाल होती है, मुख से लेकर एनस तक, गुदा तक जाती है आहार नाल, तो उनको प्राणी संभोजी कहते हैं, होलोजोइक कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा क्या आता है, सूक्ष्म जीव, इसको कहते हैं अपघटक। ये अपघटक होते हैं जनरली, यह मृत पदार्थ पादप और जंतुओं का वियोजन और विघटन करते हैं, इस कारण इनको वियोजक कहते हैं। यह वियोजक क्रिया में अपना आहार प्राप्त करते हैं तथा जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं। अब जटिल क्या है, जटिल आपकी आ गई प्रोटीन, इस प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदलेंगे, अमोनियो एसिड अमोनिया बदल जाएगा, फिर नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन अलग अलग हो जाएंगे। तो ये जिससे जो चीज बनी होती है उसको अलग अलग करने का काम करते हैं, ठीक है, और ये सारा काम यहाँ पे होता है। इसके अलावा ऊर्जा घटक, तो सूरज से ऊर्जा आती है, ये बात आप लोगों को याद रखनी चाहिए। तो सूरज से जो ऊर्जा आती है, ठीक है, या हमारे पृथ्वी को जो ऊर्जा मिलती है उसके दो स्रोत है, एक तो सूर्य से मिलती है और दूसरा पृथ्वी से मिलती है। सबसे प्रमुख स्रोत क्या है, सौर विकिरण है, जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में प्राप्त होती है। तो जब हम सोलर रेडिएशन कहते हैं, तो सोलर रेडिएशन में, ठीक है, क्या केवल दृश्य प्रकाश ही दिखाई देता है? नहीं, प्रकाश के अलावा यहाँ पे बहुत कुछ होता है। एक होता है गामा रेज, इसके अलावा होता है एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, ये दृश्य प्रकाश है, फिर इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रडार वेव्स, रेडियो वेव्स और ब्रॉडकास्ट बैंड। ये सब की सब अगर आप देखा जाए तो यहाँ पर मैं यहाँ पर बता दूं, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, ठीक है, यहाँ के बाद माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स, ये हमारे सूरज के अंदर से निकलती है। लेकिन इसमें से हमें दिखती केवल क्या है, केवल दृश्य प्रकाश दिखता है, बाकी कुछ नहीं दिखता है। यही एनर्जी क्या, यही एनर्जी निवेश होती है और वही एनर्जी से उत्पादन होता है और हमारा पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम लगातार चलता रहता है, जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, पारिस्थितिकी विज्ञान वह शाखा है जो पर्यावरण और जीव के मध्य संबंधों की विवेचना करती है। आप जानती होगी सभी जीव एक दूसरे से प्रभावित होते हैं तथा प्राकृतिक पर्यावरण से भी प्रभावित होते हैं। अब इस बात को आप अच्छे से समझ गए हो। इनके बीच अंतः क्रिया के अध्ययन को ही पारिस्थितिकी नाम दिया गया है। पारिस्थितिकी शब्द इकोलॉजी यानी भाषा के, यूनानी भाषा की ओकियोस जिसका अर्थ होता है घर, लोगोस जिसका अर्थ होता है अध्ययन से बने हैं। जीवित तत्वों के प्राकृतिक निवास का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1858 में हेनरी डेविड थोरा ने किया था। 1869 में जर्मनी के जीव विज्ञानी अर्नेस्ट हैकेल ने इस शब्द की व्याख्या करी है। ध्यान रखना, पारिस्थितिकी में भी प्रकृति के जैविक और अजैविक घटकों के न केवल अंतर संबंधों का अध्ययन होता है, बल्कि इसके कार्यों का क्रमिक तथा सुनिश्चित तंत्र के रूप में विकसित होता है। तो पारिस्थितिकी, ठीक है, तो यहां पर क्या कह रहा है, पारिस्थितिकी में प्रकृति की, ये तो हमने आपको बता ही दिया। चलिए अब एक उदाहरण लेते हैं, पोर्टुगेज लेवल तक का पहुंच रहा हूं मैं। अब उदाहरण लेते हैं कि एक घड़ी है, मान लो घड़ी है ना, घड़ी में चाबी होती है, चाबी आप चलाते हो, चाबी चल रही हो, चाबी से चीजें भर रहे हो, है ना। तो चाबी भर रहे हो उसका मतलब एनर्जी का निवेश कर रहे हो, ठीक है। तो एक उदाहरण लेते हैं, घड़ी में चाबी भरना शुरू, यानी सूरज की ऊर्जा का हमारे पार्थिव तंत्र में एंटर होना, जिसका परिणाम क्या होता है, घड़ी के विभिन्न भाग एक दूसरे के साथ क्रिया करते हैं। घंटे वाली सुई, मिनट वाली सुई, सेकंड वाली सुई, सभी जो घिरवियां अंदर होती है सब एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ ये पारस्परिक क्रिया कर रहे हैं।
घड़ी द्वारा समय का प्रदर्शन एक समस्त पारस्परिक क्रियाओं का परिणाम है और ये सब क्रिया करके क्या दिखा रहे हैं? समय। ऐसे हमारे अंदर निवेश होता है। निवेश के बाद जितने भी पदार्थ है वो क्या कर रहे हैं? ठीक है, एक दूसरे के साथ क्रिया कर रहे हैं और परिणाम क्या है? कार्यात्मक स्थिरता। यानी हमारा पर्यावरण जैसा है ऐसा ही बना रहता है, यही ये दिखाते हैं। तो यहां पे देखो, पारथी तंत्र का अर्थ क्या है? एक ऐसी इकाई जिसमें विभिन्न घटक सम्मिलित रूप से कुछ निवेश करते हैं, ऊर्जा का निवेश होता है, पारस्परिक क्रिया करते हैं और उत्पाद प्रदान करने के लिए कोई प्रावधि यानी कोई विधि अपनाते हैं, जिसके फलस्वरूप उस इकाई को कुल मिलाकर कार्यात्मक स्थिरता प्राप्त होती है। यानी हमारे जंगलों में जंगल जैसे ही रहते हैं, हमारे यहाँ का जो पर्यावरण है वो लगभग लगभग सेम होता, तभी तो है कि स्थिरता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ऑक्सीजन ज्यादा हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाए, अब कार्बन डाइऑक्साइड 21% हो जाए, सब खत्म। तो ये मैं आपको जनरली समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर जिस तरह से निवेश यानी घड़ी की हम सुई को ऐसे करते, वो घड़ी की जो घड़ी तो आपने पहनी होगी ना, वो वाली चाबी वाली घड़ी पहनी है, उस घड़ी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग टॉन्सले के द्वारा 1935 में किया गया। पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति के क्रियात्मक इकाई है जिसमें इसके जैविक तथा अजैविक घटकों के बीच में जटिल प्रक्रिया सम्मिलित है, ठीक है ना। इस तरह से पर्यावरण के मैंने आपको बहुत सारे एस्पेक्ट समझा दिए हैं। इसी प्रकार से मैं आपको बहुत सारे टॉपिक को करवाऊंगा यूट्यूब पर भी, है ना। तो आपको ये क्लास कैसी लगी ये जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, है ना। और आप किस टॉपिक को एक क्लास के रूप में यूट्यूब पर समझना चाहते हैं तो आप मुझे जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताएं कि सर ये टॉपिक हमें समझ में नहीं आता, इस टॉपिक को यूट्यूब पे समझा दें। बाकी अगर आप मेरे साथ जुड़ने रहना चाहते हैं, मेरी क्लास पेड बैच में लेना चाहते हैं तो आप लोग 8368775254 पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं लिखकर कि सर हम आपकी क्लास लेना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इसी प्रकार से आपसे मुलाकात होती रहेगी। मैं हूं राज राणा और आप सब बनने वाले हैं इस भारत के सुपर फ्यूचर सुपर टीचर। धन्यवाद।